अमित शाह के घर पर एक बैठक चल रही है और करीब सवा घंटे अमित शाह के घर पर यह बैठक चली, बेहद अहम बैठक। और बैठक में सीपी दिल्ली और आईबी चीफ मौजूद रहे, एनआईए चीफ और गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, लगभग 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट ज्वलनशील पदार्थ का मिलना, यह जाहिर सी बात है आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी यहां पर चर्चा की जरूरत थी। और 1.5 घंटे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें तमाम आला अधिकारी, जो जांच एजेंसियां हैं उनके आला अधिकारी मौजूद रहे। और बड़ी बात यह है कि पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, बताएंगे 1.5 घंटा ये बैठक चली, कितनी महत्वपूर्ण और बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी है। आपको याद होगा कि कल गृह मंत्री अमित शाह जब स्पॉट पे गए थे जहां ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के पास, और उसके बाद वो हॉस्पिटल का भी उन्होंने दौरा किया, पीड़ितों से वो मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे इस ब्लास्ट के बाद में, ताकि सभी कड़ियों पर बातचीत की जा सके। हालांकि आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आज हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से भी एक कड़ा संदेश दिया कि जो भी इसके पीछे साजिश करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पर उस दिशा में काम हो रहा है और जो एजेंसीज हैं वो लगातार कदम उठा रही है। और इस बैठक में डीजीपी जम्मू कश्मीर भी मौजूद थे और एनआईए की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कि साफ है कि जिस तरह से कश्मीर से इस हादसे, इस धमाके के तार जुड़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उसको खंगाला जा रहा है। और जो एजेंसीज हैं वो लगातार इस पे काम कर रही है। स्विफ्ट और थॉरो इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले को लेकर हो रहा है। लेकिन हालांकि फिलहाल अभी कंक्लूजन पर सामने नहीं आया कि धमाका किस तरह का था, किस तरह के एक्सप्लोजिव इसमें यूज हुए थे, उस पर भी जांच फिलहाल चल रही है। मौके पर लगातार एजेंसीज पहुंच रही हैं, आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, ताकि इस जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन फिलहाल इस बैठक से किस तरह से जांच को जो दिशा दी जा रही है उस पर चर्चा हुई, और किस तरह से ये पूरे नेटवर्क को किस तरह से नेल किया जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। शैलेंद्र, इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम का वो हमला, उसके बाद गृह मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया था। हालांकि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी उस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर हमारे देश के ऊपर इस तरह से एक बार फिर जरा सा भी आतंकी हमला या उसका जरा सी भी कोशिश की गई तो फिर उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन अब जो परतें खुल रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हो ना हो ये एक आतंकी हमला ही है, और जैश का नाम इसमें सामने आ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहा आपने जैस्मिन, की जिस तरह से ये हमले को अंजाम दिया गया है उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें वो सेक्शन जोड़े गए हैं जो कि सीधा टेरर अटैक से पाए जाते हैं। जैसे साफ है ये आतंकी हमला ही था। लेकिन इसके बाद जैसे कि भारत की पॉलिसी ये साफ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसको भी होल्ड पे डाला गया है। वही साथ ही साथ किसी भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो इससे साफ है कि भारत का जो रवैया है पूरे मामले को लेकर क्या, आतंकवाद को लेकर भारत का रवैया क्या है। लेकिन फिलहाल क्योंकि भी जांच इनिशियल स्टेजेस पे है, इसका भी कोई कंक्लूजन पर अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत जो है इस दिशा में भी काम कर रहा है, और ये मोदी ने खुद भी साफ कर दिया है कि जो भी साजिश करता है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात के लिए, जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अब ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, 1.5 घंटा चली। और जाहिर सी बात है इतने बड़े हमले के बाद ये बैठक, इसकी संवेदनशीलता और इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। बिल्कुल, अब आगे की जो रणनीति है किस तरह से इस पर काबू पाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है और इसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतना ज्यादा, जिस तरह से हम विस्फोटक की बात कर रहे थे, तकरीबन 2900 किलो ये विस्फोटक, यानी छोटा मोटा ये नहीं है बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में है। आखिर ये एक जगह पर कैसे इतना पहुंचता है, और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से इसकी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो ये बहुत गंभीर एक तरह से होता जा रहा है। बिल्कुल, और इस बीच कई खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जम्वाल सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और इस बीच हमारे न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सोढ़ी सर, आपसे ही जानकारियां हासिल कर लेते हैं कि घाटी से सीधे सीधे तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं इस फरीदाबाद मॉड्यूल के। अभी घाटी में किस तरह की हलचल हम देख सकते हैं? सर, आपने बीते कल कहा था कि आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा रेड हम देश के मुख्तलिफ इलाकों में देख पाएंगे।
देखिए जैस्मिन, जैसे कल भी इस बात का मैंने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज जो कश्मीर घाटी में काम कर रही हैं। कल से ही कई इलाकों में जो है वो दबिश देनी शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि 2 लोगों को डिटेन किया पुलवामा से। अभी जो जानकारी मिल रही है उनकी शिनाख्त पे कई और लोगों को डिटेन किया है, हालांकि अभी किसी को फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट वाले केस में कश्मीर घाटी से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में जैस्मिन एक सिक्योरिटी जो है उसको बीफ अप कर दिया है। हर जगह पर अभी रेड्स हो रही हैं, तलाशी कार्रवाई चल रही हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो उन आतंकवादियों के जो सरेंडर्ड आतंकवादी हैं या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान से आतंक को फैला रहे हैं, उनके घरों में लगातार दबिश चल रही है। आज सुबह से ही, इनफैक्ट कल रात से ही जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सहयोग कर रही है अपनी सिस्टर एजेंसीज का, स्पेशली दिल्ली में। कल रात को ही जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी जम्मू कश्मीर सीआईडी की एक टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सीआईडी टीम है, वो वहां मौका वारदात पे पहुंची थी, स्पॉट पे पहुंची थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। और वहां पर जाके उन्होंने जो लोकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उनको उनका सहयोग किया। तो अभी पूरे जम्मू कश्मीर को अलर्ट पे रखा गया है। जम्मू के आज जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग हुई, उसमें जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नलिन प्रभात, वो भी वर्चुअली मौजूद थे उस मीटिंग में। कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे और हमें यह बताया गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कड़े निर्देश दिए हैं कि इस पूरी साजिश के तार जहां जहां भी हैं जम्मू कश्मीर में या देश के किसी भी इलाके में, उसे पूरी तरह से खंगाला जाए, उसे पूरी तरह से सामने लाया जाए, और जो भी लोग इस वारदात में इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल। राजन जम्वाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पर सोडी जी ने डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह से इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अब इस पर गहन जांच पड़ताल की जा रही, लेकिन सबसे पहले क्या राजन जम्वाल जी, ये नहीं लगता है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनकी तारीफ होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ये तो सिर्फ सर नमूना है। अगर आप देखिए फरीदाबाद मॉड्यूल, अगर इसका पर्दाफाश नहीं होता तो बहुत बड़ी नापाक जो हरकत है वो अंजाम दी जा सकती थी। देखिए बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 200-250 केजी अमोनियम नाइट्रेट का जो ब्लास्ट हुआ है, यही अगर 3 टन का होता कहीं पे एंड कोई स्टडी जगह पे होता, कितना नुकसान कर सकता था। कार की जगह वो ट्रक यूज कर सकते थे। तो जो हो सकता था उसको प्रिवेंट किया गया। पर फिर भी ये सवाल तो रहता है ना कि भाई ये देखिए, अमोनियम नाइट्रेट कोई मतलब मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं है, ये बेसिकली एक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। हाँ, इसको जब मिलाया जाता है आरडीएस के साथ तो एंटेक्स करके एक्सप्लोजिव तैयार होता है, टीएनटी के साथ मिलाया जाता है तो एंटोल करके एक्सप्लोजिव तैयार होता है। इस प्रकार अलग अलग एक्सप्लोजिव का मिक्स करके काफी एक्सप्लोजिव तैयार किए जा सकते हैं। और ये खुद में एक इंसिडरी है। इंसिडरी मतलब आग लग फैलाने वाला। और इसमें आप देखिए कि ज्यादातर कैजुअलिटीज कैसे हुई हैं हमारी, कि आसपास की कारें में विस्फोट के बाद उनमें तुरंत एकदम जोर की आग लग गई एंड लोग बाहर नहीं आ पाए, जल के मतलब एकदम कैजुअलिटीज होगी। तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज वैसी हैं। अगर ये किसी बड़ी संवेदनशील जगह पे होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। बट सवाल फिर भी उठता है कि मतलब देखिए, वो आदमी समझता है कि वो 100 बार ट्राई करेंगे, एक बार निकल जाएंगे, देखते हैं। पर उस एक बार को रोकने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कल ही शाम को कश्मीर से आया हूँ। इनफैक्ट जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैं जम्मू में अपने घर में पहुंचा ही था जब मतलब ये ब्लास्ट हुआ है। तो कश्मीर की हालत हमें पता है। हमारी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमजोरियां हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में भी है। मैं आपको खुलेआम बताता हूं, बेसिकली कंपटीशन है, सिनर्जी नहीं है। कई लोग हैं
जो बहुत लोग जो पहले पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते थे, अब एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो वो एजेंसी उनको बाकी एजेंसी। जमाल सर आप इस चीज को लेकर मैं आऊंगी आपके पास, ये एक अलग मुद्दा है, इसको लेकर मैं आपको, लेकिन देवनाथ सर इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने कहा कि जांच एजेंसियों की तारीफ होनी चाहिए, मुझे ये भी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे पहले तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की निशानदेही पर चाहे फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ हो या फिर अनंतनाग में उस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल का मिलना हो, काजीगुंड में चाहे डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हो, ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर हुई हैं। और कई बार आप पहले डिबेट में हम मिल चुके हैं और आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो सेना और पुलिस के बीच होना चाहिए, क्योंकि जनता से सीधा कांटेक्ट सबसे पहले पुलिस का होता है, फिर सेना या फिर किसी जांच एजेंसी का। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि JNK पुलिस बहुत ही शानदार काम कर रही है। अगर हम श्रीनगर जाएं, अवंतीपुर जाएं, दक्षिण कश्मीर में जाएं एज ए टूरिस्ट, हमको भी आइडिया हो जाएगा कि चप्पे चप्पे पर JNK पुलिस ने बैरिकेड्स खोले हुए हैं, टोल नाकों पे उनके जवान मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। किसी भी रास्ते को जब सुबह खोला जाता है तो रोड ओपनिंग पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो कमांडो है वो आरोपी चलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने स्पेशल दस्ते भी तैनात किए हुए हैं जो कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पे नजर रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि JNK पुलिस का बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन है हिमाचल पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ। इसी के तहत दिल्ली पुलिस को आज से 3 दिन पहले ही सहारनपुर में संदिग्ध गतिविधियों का और उसके बाद फरीदाबाद में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता लग गया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि और भी क्लोज कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और क्लोज कोऑर्डिनेशन करने के जो अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। होता यह है कि पहले JNK पुलिस, BSF, CRPF और आर्मी की जो मीटिंग होती थी वो हफ्ते में एक बार होती थी, लेकिन आजकल हर रोज सुबह 9 बजे सब फोर्सेस के जो लोकल कमांडर हैं वो एक मीटिंग करते हैं और आपस में एक दूसरे को जानकारी देते हैं और सलाह मशवरा करते हैं। वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे SDM, DM, पटवारी, ग्राम पंचायत लेवल पर, वो भी बहुत अलर्ट हो गए हैं। उनकी भी ट्रेनिंग की गई है और उन्हीं के शिनाख्त पर काफी जगह पर आतंकवादियों की धरपकड़ हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच तेजिंदर सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अब ये लगातार कार्रवाइयां हम देखेंगे आगे आने वाले समय में भी, और जिस तरह से अभी गृह मंत्रालय में भी ये मीटिंग हुई है, बार बार मेरे जहन में ये सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दोहराया था कि एक भी हिमाकत अगर हमारे देश के ऊपर अब हुई पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो फिर इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। क्या हम ये कहें कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए, या फिर हम इसको लेकर स्ट्रैटेजी भी तैयार करेंगे और फिर हम इस पर धावा बोलेंगे? देखिए जस्मीन, ये जो सवाल है कई लोग ये पूछ रहे हैं, कल से जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि भारत ने अपनी जो डॉक्ट्रिन थी उसको बिल्कुल चेंज किया था। ये कहा था कि भारत पे अगर कोई भी आतंकी हमला होता है उसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जस्मीन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, वो खत्म नहीं हुआ है। उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था। क्या वो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा? जो उस पर पॉज लगा था, क्या उसे रिज्यूम किया जाएगा? देखिए, वो देश की जो सर्वोच्च जो जिसमें सिक्योरिटी का डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो ये डिसीजन लेगी। ये डिसीजन मैं और कोई भी शख्स टीवी पे बैठ के नहीं ले सकते। लेकिन ये क्योंकि देश का जो डॉक्ट्रिन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, पहले क्या होता था कि देश पे बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते थे, जिस तरह से हमने देखा कि जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद कोई डिसाइसिव कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, जब उड़ी आतंकी हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। हमने देखा जब पुलवामा आतंकी हमला होता है उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाती है बालाकोट में, जहां पर आतंकवादी कैंपों को नस्तो नाबूद किया जाता है। और उसके बाद हाल ही में इसी साल अप्रैल में जब 22 सरन का इंसिडेंट हुआ, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेगुनाह
टूरिस्टों को उनका मजहब पूछ पूछ के मारा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी ये कोई देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए टेरर कैंप्स नहीं थे। पाकिस्तान के डीप इनसाइड पाकिस्तान जो टेरर कैंप्स थे उन पे भारतीय सेना ने, भारतीय हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अटैक किया, हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद ये हालत हो गई थी कि कई दिनों तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती रही और पाकिस्तान घुटनों पे आया। आप देखिए डीजीएमओ पाकिस्तान के ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके इस युद्ध को रोकने की रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद ही भारत ने पॉज किया था इस कंडीशन पे कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर हम खत्म नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत का एक्शन क्या रहेगा, आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात, देश के गृह मंत्री ये बात और देश के रक्षा मंत्री ये बात कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सस्पेंड किया गया है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान को कैसे जवाब देना, देखिए कई चीजों पे कहना कबलस वक्त होगा। हालांकि हमें पता है कि भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अभी भारत की सुरक्षा एजेंसीज, भारत के किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन ने या किसी भी जो लोग इस तरह के बयान दे सकते हैं, किसी ने भी अभी पूरा इशारा नहीं किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं। पाकिस्तान का क्या रोल है, कहां इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है। जितना आर्म्स, एमिनेशन, रेडिकलाइजेशन होती है वो पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान ही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में या भारत के अलग अलग इलाकों में हालात खराब रहें। लेकिन इस इंसिडेंट के तार किस तरह से, कहां से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, जब तक वो पूरा एक डॉसियर तैयार नहीं होगा तब तक कुछ कहना कबलस वक्त होगा। तो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो फिलहाल हमें भी देश के लोगों को भी इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो क्या कहती हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। जी बिल्कुल, मैं राजन जम्वाल जी सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से तेजेंद्र सर ने यहां पर कहा कि पाकिस्तान तो देखिए उसकी नीयत हमेशा खराब रहती है, वो तो हमेशा चाहता है, मौके की तलाश में रहता है कि भारत में पहले जम्मू कश्मीर और उसके बाद अब उसकी नीयत पूरे भारत पर एक तरह से है कि यहां पर हालात खराब हो। लेकिन राजन जम्वाल जी, हालिया दिनों जिस तरह से हमने देखा, या यूं कहा जाए कि 370 के बाद रणनीति इन आतंकियों ने या इनके आकाओं ने बहुत हद तक बदली है। पहले आप देखिए कि कश्मीर से इनके ऊपर शिकंजा कसा गया, जम्मू में इन्होंने अपना रुख किया, जम्मू में इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो अब देश के अलग अलग हिस्सों पर इनकी नजर है। यानी अब रणनीति बहुत तेजी से आतंकी भी बदल रहे हैं। देखिए बदलते हालात के साथ टेररिस्ट भी अपनी रणनीति बदलेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी बदलेंगे, सुरक्षा एजेंसियां भी बदलेंगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दोनों तरफ से कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का मतलब तो ये मतलब नेचुरल प्रोसेस आप मान के चलिए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए शुरू में भी उन्होंने पहले पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट करवाए हैं, मुंबई में हुआ है, दिल्ली में कई बार हो चुका है। तो जो ये चेंज है ये कोई नई चीज नहीं है, पर पुरानी चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं। जो पहले एक बार पूरे देश में एट विल कर देते थे, तो उसको ये रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब अगर दिल्ली में सक्सेस होते हैं तो हम शायद फिर कानपुर, मतलब लखनऊ, बॉम्बे, कहीं और भी करके देखेंगे। बट अभी सिचुएशन बदली हो गई है, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमन खाली जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं, करीबन देश काफी सक्रिय हैं। पीएफआई मॉड्यूल जो थे वो तकरीबन एक्सपोज हो चुके हैं। अभी वो लोन वुल्फ ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ हरकत हो जाए। बट ये एंड ऑफ द डे, लेकिन ये सर चैलेंज तो अब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। अभी तक तो हम जम्मू कश्मीर में इनके सहयोगी और ये आतंकी होते थे, लेकिन अब आप देखिए कि दायरा कितना बढ़ जाएगा। देश में अलग अलग हिस्सों में अगर ये आतंकी इस तरह से फैले हुए होंगे, आप देखिए कहां जम्मू कश्मीर, कहां हरियाणा का फरीदाबाद, कहां लखनऊ, कहां दिल्ली, तो ये सर्किल यानी आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए पीएफआई नया नहीं है, सिमी नया नहीं है, ये कई दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और ये इनके तार कुछ हद तक कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे। तो जो हथियार और टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस कुछ हद तक आता था, वो कश्मीर का एक रूट था। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में ये मतलब लोकल
इनके जो एलिमेंट्स हैं वो स्लीपर सेल बोल लो, आप उनको कुछ बोल लो, ये काफी दिनों से फैले हुए थे, पर उनको ऊपर पिछले कुछ सालों में जो चोट हुई है उससे उनकी स्वेयर डिग्रेडेशन हो गई है, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की डिग्रेडेशन हो गई है। इसीलिए अब ये फोर्स्ड हो गए हैं कि भी कश्मीर से बुला के जो आतंकवादी हैं उनके थ्रू ये कार्रवाइयां इस प्रकार की कराई जाए। बट ये छोटे लेवल पे कुछ छोटा मोटा बीच में देखिए एक आधा हो जाएगा, पर ये बड़े लेवल पे जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। दूसरा, भारत को जो ये टाइम लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन है, ये अपनी मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए है। हमें पाकिस्तान को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान को हम कोई सबूत देने की तैयारी नहीं है। जिस दिन हमें थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेशन शक दूर हो गया कि कुछ बिल्कुल ये बात सही है, जैसे कि तेजिंदर सर ने कहा कि सुपर कैबिनेट इसका निर्णय लेगी कि क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। लेकिन देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी थ्योरीज अब इमर्ज हो रही हैं इस ब्लास्ट के बाद। ऑलमोस्ट 2900 केजी का अमोनियम नाइट्रेट और ये ज्वलनशील पदार्थ इस तरह से मिलना, 360 किलो तो फरीदाबाद से मिला है, लेकिन बाकी मुख्तलिफ इलाकों से इसे इकट्ठा किया गया है। जैसा कि अबू ने भी कहा कि अब ये चैलेंज, ये दायरा और बढ़ गया है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इस तरह की कुछ योजना थी, कुछ आतंकी साजिश हो सकती थी, जिसका समय से पहले भांडा फोड़ हो गया और फिर आनन फानन में भी इस लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। एक इस तरह की थ्योरी भी उजागर हो रही है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन की थ्योरी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप देखिए बुद्धिजीवी वर्ग को इस तरह से अगर रेडिकलाइज किया जा सकता है तो फिर जो कम पढ़ा लिखा तबका है उस तक पहुंचना तो सीमा पार बैठे आतंकियों के लिए और आसान होगा। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके साथ सटी हुई हैं। देखिए एक एक करके लेते हैं। पहले आपने बताया राजन सर, एक मिनट मैं देवनाथ सर से जवाब ले लेती हूँ, फिर इसका जवाब आपसे लूंगी प्लीज। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक आतंकवादी संगठन जो है वो अपने लीडरशिप को पढ़े लिखे लोगों में ही ढूंढता है। नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ, या नक्सल मूवमेंट में जो हुआ, या पंजाब में जब आतंकवादी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी हमने देखा कि लीडरशिप कई बार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके हाथ में थी। बहुत बड़ी चीज जो अब खुल के सामने आ रही है कि इन्होंने अलग अलग तरह के, पहले हम सोचते थे कि धमाके आरडीएक्स से होंगे या मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव से होंगे, लेकिन अब इन्होंने कमर्शियली अवेलेबल केमिकल से भी बम बनाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात में जो सीरीन गैस या सीरीन केमिकल बना रहे थे वो आम कमर्शियली अवेलेबल है। किसी भी हार्डवेयर शॉप में आप जाइए, पंसारी की दुकान में जाइए, आपको वो सब केमिकल मिल जाते हैं। अब जो ये अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है, ये तो एग्रीकल्चर में हर जो इस्तेमाल होता है। कहीं पर भी अगर रबी की फसल लगती है या खरीफ की फसल लगती है तो किसान को सिर्फ इतना करना होता है कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है दुकान में जाकर कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसको इतना सारा मिल जाता है। उसके पास 10 एकड़ जमीन है, उसको अमोनियम नाइट्रेट इतनी बोरियां मिल जाती हैं। उसको सिर्फ एक रजिस्टर में एंट्री करना होता है कि उसका खसरा नंबर क्या है, कितनी जमीन है और वो कौन सी फसल बोने वाला है। लेकिन अगर ये सब डॉक्यूमेंट ठीक से मेंटेन किए गए हैं तो आप फरीदाबाद के आसपास के जितने, एक चीज है कि अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाले सारे दुकानों को लाइसेंस लेनी पड़ती है, रजिस्टर्ड होते हैं इस पर्पस के लिए। तो जब फरीदाबाद के आसपास जितने अमोनिया नाइट्रेट बेचने वाले दुकानें हैं उनको खंगाला जाएगा तो हो सकता है किसी दुकान से इनपुट मिले कि इन 2900 किलो विस्फोटक इन्होंने किस जाहिर बात है इन्होंने एक जगह से खरीदा नहीं होगा। इनके सपोर्टर्स होंगे कि इस जगह से ले लिए 100 किलो, वहां से ले लिए 10 बोरी। तो वहां पर खेती के कागजात दिखाने पड़ते हैं, पट्टा नंबर दिखाना पड़ता है, तभी उनको ये बेचा जाता है। तो वहां से भी एक इनपुट मिल सकता है कि इन्होंने 2900 किलो एक्सप्लोसिव कहां से जमा किए। अब बात यह है, क्या देखिए कल के इस वारदात में मुश्किल से 50 किलो या 60 किलो विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। अब बाकी कहां गया? कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया, क्या और भी उत्तर भारत में दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके पटना तक और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, एक सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इन लोगों का काम कर रहा है, उसको अलग अलग कटघरे में रखकर रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जसमीन तेजिंदर सर से थोड़ा सा मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि सर हमारे समाज में आप देखिए कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है
और वही डॉक्टर अगर जान लेने लगे और इस तरह की आतंकी सरगर्मियों में जुड़ जाएं, तो ये तो जिस चैलेंज की हम अभी राजन जमवाल सर से बात कर रहे थे कि ये चैलेंज अब बहुत बढ़ गया है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों की हम बात कर रहे थे, उसमें डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह के, आप देखिए कि कई डॉक्टर हैं, लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर पकड़ी गई और इसके अलावा कई बिल्कुल कई फिजिशियन और डॉक्टर जो है इसमें पकड़े गए। तो ये तो बहुत बड़ा यानी एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है। ये दर्शाता है कि लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन कितना है। देखिए, जब मजहब के नाम पे लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं मजहब के लिए कर रहे हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देख लीजिए कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान मजहब का सहारा लेकर आतंकवादियों को भेज रहा है। कल भी हमने जो ये बात की थी कि किस तरह से आतंकवादियों को मजहब के नाम पे भेजा जाता है, वहां पर उनको रेडिकलाइज किया जाता है, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में जो